नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बंगाल एक ऐसी जगह है जिसमें काला जादू बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ के लोग भी काला जादू सीखने यहाँ पर बहुत दूर दूर से सारे लोग आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग यहाँ पर काला जादू अच्छे से सीख लेते हैं और तंत्र मंत्र ये सब सीख लेते हैं, उनको इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा महारत हो जाती है, तो वो किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिस तरह नोटों की बारिश की जाती है या और भी बहुत से काम होते हैं, जैसे कि किसी भी शक्ति से बात करना हो, जिससे किसी भी कर्ण पिशाचनी साधना या बहुत सी साधनाएं ऐसी हैं जो आम इंसान नहीं कर सकता, जैसे अप्सरा साधना, यक्षुड़ी साधना, किसी का भविष्य, पास्ट, वर्तमान, ये सब बताना। तो जो आज की कहानी है ये बंगाल से जुड़ी हुई है और ये जो कहानी है वो एक गांव की है, जिस गांव का नाम है बिलहर गांव। और इस गांव में काले जादू की कोई भी लिमिट नहीं थी। यहाँ पर जानवरों, पक्षियों और छोटे बच्चों की बलि दे दी जाती थी। सबसे ज़्यादा हर अमावस की रात में 7 बजे से 9 बजे के बीच पक्षियों की बलि दी जाती थी। रात को तो जैसे इन मरे हुए पक्षियों की बारिश होती थी। बहादुर से बहादुर लोग भी ये देख कर डर जाते थे और वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाते थे कि इस गांव में इतना ज़्यादा मरे पक्षी कहाँ से गिरते थे। कौवे गिरते थे रात में। आज की जो घटना है ये घटना कुछ 10 साल पहले की है। गांव में अपने परिवार के साथ एक लड़की रहती थी जिसका नाम था झुमकी। झुमकी जो थी वो 20 साल की एक लड़की थी जो बचपन से ही बहुत अच्छी लड़की थी और अपने घर का काम करती थी। उसकी चर्चा गांव भर में थी। गांव के कई लोग उसके बारे में जानते थे और देखते थे और अक्सर उस पर कुछ लोग की बुरी नज़र भी रहती थी, क्योंकि वो पढ़ने में और हर चीज़ में बहुत ही अच्छी थी, देखने में भी अच्छी थी वो लड़की। एक बार जब वो स्कूल से घर को लौट रही थी तब गांव के कुछ बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ उल्टे सीधे काम किए और उसको लेके गए और कुछ दिन तक उसके साथ उल्टा सीधा काम किया और 2-3 दिन के अंदर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। झुमकी अब मर चुकी थी। उन लोगों ने उसकी लाश को उसी घर में जला दिया और उस घर को बंद कर दिया। गांव में किसी को भी पता नहीं चला इस घटना का। झुमकी की लाश जलकर राख हो गई थी और कुछ दिन बाद उस गांव में पक्षियों की बारिश और खून की बारिश होने लगी। अब झुमकी की आत्मा एक भयानक रूप लेकर अपने कातिलों से बदला लेने के लिए रात में, अमावस की रात में गांव में आती थी और एक रात उन चारों को झुमकी की आत्मा ने आकर मार दिया। और इस पर भी वो नहीं रुकती। वो गांव वालों को भी अपनी मौत का जिम्मेदार समझती थी, क्योंकि गांव में ने किसी ने भी उसकी गुमशुदा होने पर कुछ भी नहीं किया था। आधी रात को जैसे रोना धोना, हंसना, बम्बू की लकड़ी कटना, गिरना, पायल की आवाज़ें, ये सारी चीज़ें होने लगती थी। घरों की छतों पर पत्थर फेंकना, जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। और ये सारी चीज़ झुमकी की आत्मा का ही आतंक था। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें उनके साथ क्यों हो रही है। रोज़ कोई ना कोई आदमी जो कि किसी लड़की पर बुरी नज़र रखता था, उसकी किसी न किसी कंडीशन में डेथ हो जाती थी। गांव में बहुत ज़्यादा डर का माहौल था। सारे गांव वालों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने उसी घर में जहां पर झुमकी की डेथ हुई थी वहां पर जाकर वो गया और वहां पर कुछ तंत्र मंत्र फूके और झुमकी की आत्मा को अपने वश में किया। तांत्रिक ने एक अभिमंत्रित कील उस घर की दीवार पर ठोक दी, जिससे झुमकी की आत्मा उस घर में ही कैद हो गई। तांत्रिक ने गांव में सबको इस श्रापित घर से दूर रहने की चेतावनी दी। काफ़ी सालों तक झुमकी के आतंक से गांव जो था वो मुक्त हो गया था। फिर एक दिन 2 सैनिक, फैसल और इमरान,
अपनी आर्मी की ट्रेनिंग ख़त्म करके अपने घर वापस आ रहे थे। रास्ते में उनको बिलहर घाट से गुजरते हुए उनकी जो जीप थी वो अचानक उसी श्रापित घर के बाहर, जो कि बहुत सुनसान जगह पर था, बदकिस्मती से वहीं पर बंद पड़ गई। फैसल ने इमरान से कहा, रात बहुत हो चुकी है और दूर दूर तक कोई गांव वाला नहीं दिखाई दे रहा है। इसी में इमरान ने जवाब दिया, हाँ यार फैसल, इतनी रात को कौन हमारी मदद करने आएगा। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि एक बूढ़ा आदमी अचानक से हाथ में लाठी लेकर उनके सामने से गुजर रहा था और वो अपने ही धुन में चला जा रहा था। इमरान ने उस बूढ़े आदमी को रोका और कहा, अरे चाचा, यहाँ कोई कार मैकेनिक मिलेगा क्या? हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और हम बहुत ज़्यादा दूर से आ रहे हैं। बूढ़े की नज़र उस घर पर पड़ती है और डरते हुए बोला, यहाँ से जाओ जल्दी, इस घर के सामने मत खड़े रहो। यह कहकर बूढ़ा जो था वो तेज़ी से चलने लगा। फैसल और इमरान ये देखकर हैरान हो चुके थे। इमरान ने कहा, अरे इनको क्या हो गया? मैकेनिक का तो बताया नहीं और ऐसे ही चले गए। फैसल की नज़र उस स्थापित घर पर पड़ी और वो बोला, चल यार इमरान, आज की रात इसी घर में गुजार लेते हैं और कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। इमरान ने भी कहा कि हाँ ठीक है, और वो भी मान जाता है और दोनों उसी श्रापित घर में चले जाते हैं। वो दोनों जो आर्मी के सिपाही थे तो ऐसी बंद जगहों से कहाँ डरने वाले थे। जो लोग देश की रक्षा करते हैं उन्हें ऐसी जगह से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी उनकी ड्यूटी ऐसी ऐसी जगह पर रहती है जहाँ पर आम इंसान तो पहुँच ही नहीं सकता। उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था और वो अपने घर वालों को भी बता नहीं सकते थे कि वो कहाँ पर फंस चुके हैं। फैज़ल अपना सामान का बैग गलती से उसी कील पर टांग देता है जो तांत्रिक ने सालों पहले घर के अंदर ठोका था। बैग का वज़न भारी था तो कील और फैसल का बैग दोनों ही ज़मीन पर गिर गए। फैसल इसको नज़रअंदाज करके कील को एक तरफ फेंक दिया और अपना भारी सा बैग एक जगह पर रख देता है। अब उसको क्या पता कि कील में क्या है। दोनों सो गए और तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद, समय कुछ हो रहा था 12:45 बजे का, एक लड़की की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। इमरान की नींद खुली और उसने देखा कि एक लड़की बहुत डरावने भूतिया रूप में उसके सामने खड़ी है। इमरान की गलती से झुमकी की आत्मा अब आज़ाद हो चुकी थी और वो उन दोनों के सामने खड़ी थी। उसका जो रूप था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा था। उसके चेहरे पर कटे हुए निशान थे जहाँ से लाल लाल खून निकल रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और उसका चेहरा अब इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था जैसे उसको किसी ने जला दिया हो और किसी जले हुए इंसान को किसी ने ज़िंदा कर दिया हो। उसके पूरा शरीर जल चुका था। झुमकी ने गुस्से में बोला, चले जाओ यहाँ से वरना तुम दोनों भी मरोगे। इमरान जो था वो एक आर्मी सैनिक होने के कारण वो डरा नहीं। झुमकी की आत्मा ने सोते हुए फैज़ल को हवा में ऊपर उठा लिया और कहा, तेरे दोस्त को मार डालूंगी, चले जाओ तुम दोनों। झुमकी ने फैज़ल को ज़मीन पर पटक दिया और फैज़ल की नींद खुली। फैज़ल को सर पर चोट बहुत ज़ोर से लग चुकी थी। उसने भी झुमकी की आत्मा को देखा और बोला, इमरान चल यहाँ से चलते हैं। वो बूढ़ा आदमी भी इसी घर की तरफ इशारा कर रहा था और जाने को बोल रहा था, पर हमने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इमरान और फैज़ल अपना सामान लिए और उस श्रापित घर को छोड़कर भागने लगते हैं और रास्ते में उन्हें एक गांव दिखा और वहाँ पर एक भगवान शंकर का मंदिर दिखा। मुस्लिम लोग भी कुछ होते हैं जो हिंदू भगवान की पूजा करते हैं।
इमरान ने कहा, फैसल आज रात हम यही मंदिर के बाहर ही गुजार लेते हैं। यहाँ एक सुरक्षित जगह है। भगवान तो भगवान होते हैं, चाहे वो हिंदू के हों या मुस्लिम के हों। फैसल ने इमरान की बात मानी और दोनों वही मंदिर के बाहर आसरा लेते हैं और वहीं पर इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ देर बाद एक सिद्ध साधु वहाँ से गुजरे और उनकी नज़र इमरान और फैसल पर पड़ी। साधु ने उन दोनों को तसल्ली देते हुए कहा, हम एक सुरक्षित जगह हैं, उस लड़की की आत्मा से तुम्हारी रक्षा होगी। इमरान और फैसल बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर बोले थे कि महाराज, ये लड़की का क्या किस्सा है और ये कौन सी लड़की है? साधु महाराज, आपको कैसे पता लगा हमारी हालत के बारे में? साधु ने हंसकर जवाब दिया, इस गांव के हर कोने में से मैं वाकिफ़ हूँ और तुम दोनों की यह दुर्दशा की वजह क्या हो सकती है ये मुझे अच्छे से पता है। अब फैसल और इमरान ने अपने साथ हुई भूतिया घटने के बारे में साधु महाराज को बताया। साधु महाराज ने सारी बात सुनकर कहा, तुम दोनों इस बिलहर गांव के भूतिया किस्सों से अनजान हो। तुम्हारा भूत प्रेतों से कभी सामना नहीं हुआ, इसलिए उस घर में चले गए। तुम दोनों अभी मेरे साथ उस घर में चलो, क्योंकि ऐसी आत्माएं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। फैसल और इमरान और साधु तीनों उस घर में जाते हैं। घर के अंदर जाते ही साधु की नज़र ज़मीन पर गिरे उस कील पर पड़ती है और वो उस कील को हाथ में लेकर साधु अपनी दिव्य दृष्टि से कील और उस आत्मा का रहस्य पता लगाते हैं। फैसल ने कहा, अरे ये तो वही कील है जिस पर मैंने अपने बैग टांग दिए थे और मेरे बैग में वेट ज़्यादा होने के कारण कील और बैग ज़मीन पर गिर गए। साधु ने कहा, यही तो गलत हुआ और वो आत्मा आज़ाद हो गई। इस कील ने इस घर में बांध रखा था इसको। अब ये एक श्रापित घर है और इस श्रापित घर में कैद आत्मा का नाम है झुमकी। साधु ने उस श्रापित घर और झुमकी की दर्दनाक कहानी इमरान और फैसल को सुनाई। माफ़ करिएगा। इमरान फैसल दोनों ये बात सुनकर बहुत दुखी हुए। इमरान ने साधु से पूछा, अब क्या किया जाए साधु महाराज? साधु ने जवाब दिया, एक उपाय है। फैसल ने कहा, आप जो कहो साधु महाराज, हम तो अभी उस लड़की की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। साधु ने कहा, जब किसी इंसान के मरने के बाद अगर उसके अंतिम विधि या श्राद्ध के पूरे नियम ना किए गए हों तो उसकी आत्मा भटकती है और ये तो एक नाबालिग लड़की की आत्मा है। इससे पहले कि इसकी जो आत्मा है वो तड़पे और किसी को भी नुकसान पहुंचाए, उसके शरीर की राख और हड्डियां इसी घर में हैं। उन्हें ढूंढो और इस खाली कलश में डाल दो, जो कलश होता है ना, और ये गंगा जल भी उसकी राख पर छिड़क कर बंद कर देना। साधु ने खाली जो कलश होता है वो इमरान को दिया और गंगा जल वाला कलश जो था वो फैसल को दिया। इमरान और फैसल अपने फ़ोन की दोनों ने लाइट ऑन करी और झुमकी की राख ढूंढने लगे। दूसरी तरफ काया की आत्मा गांव में पहुंच चुकी थी और ऐसे लोगों को मार रही थी जिनके मन में लड़कियों के लिए थोड़ा सा भी गलत भावना थी। कुछ देर बाद उन दोनों को कोने में एक राख और हड्डियां मिली। इमरान ने काया की राख को खाली कलश में डाल दिया और फैसल ने उस पर गंगा जल छिड़क दिया। इस काम को करते करते पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई। दोनों उस कलश को साधु के पास ले गए। साधु ने कहा, अब हम इन अस्थियों को जल में विसर्जित करना होगा, तभी झुमकी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। साधु, इमरान और फैसल गांव के शिव मंदिर के पास, क्योंकि ये दोनों मोहम्मडन थे, मुस्लिम थे, इसलिए ये लोग मंदिर में नहीं गए और उन्होंने साधु को दे दिया। साधु महाराज मंदिर के पीछे से जो नदी बहती थी उसमें झुमकी की जो हड्डियां थी अस्थि विसर्जन कर दिया और उस दिन के बाद से झुमकी ने किसी को भी नहीं परेशान किया और गांव जो था वो अब उस आत्मा से मुक्त हो चुका था और उस आत्मा को भी अब मुक्ति मिल चुकी थी। तो दोस्तों, कभी भी ये सब काम नहीं करना चाहिए कि किसी की जान चली जाए
और ये काम तो बिल्कुल गलत काम था जो कि झुमकी के साथ हुआ, और वो अपना बदला लेने के लिए ऐसे सारे लोगों को मार रही थी। अगर आज की स्टोरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो मिलते हैं आप सभी से एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।